वेलकम टू वाइज एकेडमी। बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईएफ, गेट एनरोल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद वाइज एकेडमी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी सेकेंड यूनिट एसिड बेस एंड साल्ट से क्या रहेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और जो बेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, जब वो कंबाइन करेंगे बच्चों तो क्या देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस तो क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड एंड बेस दे कंबाइन दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और इन्हीं रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखते हैं हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आपके जो डाउट हैं वो दूर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं जो मैंने बताया वो साल्ट बनता है उनमें और वाटर बनता है, और वो किसके बीच में होती है, एसिड और बेस के बीच में होती है। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगी वो एसिड बेस, ये एसिड है और ये बेस, इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो आपके पास क्या बना रही है बच्चों, साल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगी बच्चों, साल्ट एंड वाटर। तो बिल्कुल सिंपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होंगी, दीज आर दोज रिएक्शन या these are reaction between acid and base which give salt and water। ठीक है, तो क्या ये जो एक्चुअली में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो हमें पता होना चाहिए, क्या वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करें तभी तो हमें पता चलेगा कि न्यूट्रल होगी रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों सिंपल रिएक्शन है तो हम देखें समझें इनको। जैसे सपोज हमारे पास HCl कुछ रिएक्शन में कर रहा हूँ, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उनके इसमें आयंस में। दीज आर दोज एसिड और बेस which get completely dissociate or ionize into their ions in their own aqueous solution। अपने aqueous solution में आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जैसे ये क्या बनेगा बच्चों, NaCl साल्ट बन गया और वाटर बन गया, तो ये बनेगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या ये एक्चुअल में न्यूट्रल हो चुका है, हमने ये भी देखना है। समझा रही है, क्या ये एक्चुअल में न्यूट्रल हो चुका है। तो बनेगा न्यूट्रल अगर हमने ये अमाउंट जो है इन आयंस का बराबर होगा तभी न्यूट्रल है। ठीक है, ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि न्यूट्रल है। तो उसके हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे बच्चों। जैसे ये पता है ना एसिड है, एसिड क्या कर रहा है, ये H पॉजिटिव बनाएगा एक्वस सॉल्यूशन में और OH नेगेटिव बनाएगा। और जो सॉरी ये Cl है, दोबारा देख लें बच्चों इसको, HCl है प्लस NaOH। NaOH क्या कर रहा है, ये बनेगा NaCl साल्ट प्लस वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, सिंपल सी चीज है, जो HCl है वो क्या करेगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव में और किसमें, क्लोराइड में, एक्वस सॉल्यूशन में। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम बोले हैं, जिसको NaOH दे रहे हैं हम यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दे रहा है आपके पास Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। क्लियर है। अब हमें कैसे पता चलेगा न्यूट्रल हुआ, देखो मैं तुम्हें पहले तो ये बना देता हूँ, पता लग गया ना। पता इसका क्या हो जाएगा बच्चे, NaCl एंड देन इसका H2O, ये आपस में HOH नेगेटिव जुड़ेगा, H2O बना देता है। सपोज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमें इस रिएक्शन का कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल, हमने पता नहीं ये कैसे करिए, टेस्ट ट्यूब में कर लो चाहे बिकर में कर लो इसको। तो आपने क्या करा है, चाहे यहाँ पे डाइल्यूट HCl लिया और ऊपर से इसमें NaOH मिला, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है आयंस में, HCl भी डिसोसिएट हो रहा है। सपोज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज ये नंबर ऑफ आयन जो होते हैं एसिड और बेस के अनइक्वल हों, तो उस केस में हमें इसको लिटमस पेपर से हमें पता करना पड़ेगा। किससे, लिटमस पेपर से। जैसे ये सोल्यूशन बनाया है तो हमने क्या करा, सपोज ये रिएक्शन को हमने करवा दी, बन गया, हमने क्या करा, लिटमस पेपर लिया, एक रेड लिटमस लिया बच्चों, एक ब्लू लिटमस पेपर है। अगर हमने क्या करा, रेड लिटमस को इसमें डाला है, रेड लिटमस पेपर को इसमें डाला है, इफ इट टर्न्स ब्लू, अगर ब्लू टर्न हो गया, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए सोल्यूशन में डाला है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अभी वो न्यूट्रल नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे OH नेगेटिव जो है वो पड़े हुए हैं, जो कि लिटमस पेपर को
इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट। समझा बेटा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा HCl और डालना पड़ेगा, और वो आइडिया नहीं लगेगा। तो कई बार क्या हो जाएगा, तुम HCl इसमें और डालोगे, हो सकता है कि H आयन ज्यादा हो जाए, हो सकता है H आयन ज्यादा हो जाए। समझा रही बात? अगर हम फिर क्या करा, हमने थोड़ा सा HCl डाला, फिर देखा भाई रेड लिटमस में तो कोई चेंज नहीं आई, रेड लिटमस पेपर डाला उसमें कोई चेंज नहीं आई, तो हम क्या कंसीडर करना, न्यूट्रल हो गया? नहीं। फिर हमने क्या करना है बच्चों, दूसरा पेपर उठाया, उसको डिप करा इसमें, अगर इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो तो न्यूट्रल है। समझा गया? अगर इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया, रेड, तो इसका मतलब वहां पे H आयन बढ़ गए ऑन एडिशन ऑफ HCl। समझा गई बात? तो ये इस प्रॉब्लम को हम कैसे जल्दी सोल्व करें कि हमारे पास सोल्यूशन एग्जैक्टली न्यूट्रल हो। तो एग्जैक्टली न्यूट्रल बनाने के लिए हम कैसे इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ बच्चों। आपने क्या कहा, एक टाइट्रेशन फ्लास्क लिया, सपोज ये इस तरह का फ्लास्क होता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन फ्लास्क। यहाँ स्टैंड होता है, अब इस स्टैंड के साथ ब्यूरिक स्टैंड बोल देते हैं हम इसको, इसमें हमने एक अपरेटस लगाया जिसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, ब्यूरेट। क्या बोल रहे हैं, ब्यूरेट। ब्यूरेट में यहाँ वेलव लगा होता है जिससे हम इसको, जो इसमें सोल्यूशन है वो ड्रॉप वाइज डाल। क्लियर है? तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं इस केस में, हम इस केस में क्या कर रहे हैं, इसमें मैंने बेस ले लिया है NaOH। क्या लिया है, NaOH। बेस इसमें हमने ये वाला इसमें ले रखा है। क्लियर है? अब इसमें मैंने क्या लिया है, इसमें मैंने लिया HCl, ब्यूरेट में क्या डाल दिया मैंने, HCl डाल। अब मैंने यूज करा किसका, फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन ये जो सोल्यूशन है बच्चों, ये क्या करता है, इस फिनोल्फथलीन की मैं एक ड्रॉप इसमें डाल रहा हूं, इस बेस में डाल, फिनोल्फथलीन की एक ड्रॉप बेस में डाल दी, इस टाइट्रेशन फ्लास्क में जो हमने लिया था बेस, इसमें डाल दी है। तो इस बेस का कलर कैसा हो जाएगा बच्चों, ये कलर देगा पिंक। कैसा कलर देगा, पिंक, क्योंकि बेस जो है वो फिनोल्फथलीन के साथ पिंक कलर देते हैं। क्लियर है? अब इसको मैंने क्या करना है, शेक करना है। ठीक है? और यहाँ पे एसिड को ड्रॉप वाइज, अब इसको एसिड को ड्रॉप वाइज इस टाइट्रेशन फ्लास्क में ड्रॉप वाइज डालते जाना। ठीक है? ड्रॉप वाइज डालूंगा, ड्रॉप वाइज डालूंगा तो ये ड्रॉप वाइज डालना है, ध्यान रखना। ठीक है? नहीं तो दोबारा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं। तो हमें फिनोल्फथलीन हेल्प करेगी, ये जो इंडिकेटर है ये हेल्प करेगी कब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा और वो सोल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रल होगा। समझा बेटा? अब यहाँ पे मैंने ड्रॉप वाइज इसमें डाला, तो इसको कंटिन्यूसली शेकिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है? अब क्या करना है, ड्रॉप वाइज डालते जाएंगे, तो लास्ट में जब इसका एंड पॉइंट आएगा तो एक ही ड्रॉप से ये सोल्यूशन होगा, बेस का सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। जब लास्ट की जो ड्रॉप बनेगी, जब एंड पॉइंट नियर होगा, तो वहां पे इसकी एक बूंद पड़ते ही वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलर। वो उसका एंड पॉइंट है, उसी टाइम आपने वैल्यू को बंद कर, फिर आप टेस्ट करोगे लिटमस पेपर के साथ, लिटमस पेपर के साथ। तो अगर वहां पे फिर बच्चों क्लियर है कि वो सोल्यूशन जो है वो टेस्ट नहीं आएंगे, वो न्यूट्रल हो चुका होगा, जिसकी pH 7 होगी। या तो हम दोबारा फिनोल्फथलीन से उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसके फिनोल्फथलीन की एक ड्रॉप डालते ही, ये जो कलरलेस हुआ था ना, पिंक टू कलरलेस, उसमें एक ड्रॉप डालती दोबारा वो पिंक हो गया, इसका मतलब न्यूट्रल है। अगर उसमें दो ड्रॉप के बाद हुआ है तो इसका मतलब उसमें आपने एसिड ज्यादा डाल दिया, वो एसिडिक हो जाए। ठीक है? दो ड्रॉप डालते ही फिनोल्फथलीन की, उसके बाद कलर चेंज हो रही है सोल्यूशन की, इसका मतलब वो एसिडिक हो चुका। एक ड्रॉप डालते ही अगर वो दोबारा पिंक हो गया, इसका मतलब वो एग्जैक्ट आपने उसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक पहुंच चुके थे और वो सोल्यूशन जो बना था आपके पास वो न्यूट्रल। ठीक है? अब हम बात करेंगे, जो लग गया पता, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमारे पास है तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस तरह से करते हैं। अब हम बात करें क्या होता है जब हम बात करें क्या होता है जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और इसमें हमने वीक बेस मिला दिया, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा। तो बच्चों सिंपल है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे पास, जैसे हमने HCl दोबारा ले लिया, इसका बच्चों क्या लिया है, HCl। HCl क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने वीक बेस ले लिया NH4OH। अब हमें पता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड तो
वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं आयंस में, उसी को बोलते हैं। और वीक बेस क्या होते हैं, ये ऐसे होंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते अपने सोल्यूशन में, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते इनटू देयर आयंस इन देयर एक्वल सोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम, वीक बेस बोलेंगे। तो बच्चों इसमें बनना तो है साल्ट और वाटर ही बनना है, क्या बनेगा NH4Cl प्लस H2O, ये तो बनेगा ही। पर मैं ये बोल रहा हूं कि जो NH4COH है बच्चों, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, इसके कुछ पार्ट ही, कुछ मॉलिक्यूल ही वो क्या कर रहे हैं, NH4 पॉजिटिव और OH बना रहे हैं, OH नेगेटिव बना रहे हैं, सारे नहीं बना रहे हैं, कुछ एक बना रहे हैं। तो इसके तो सारे ही बना रहे हैं ना HCl के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें क्या हो रहा है, HCl में H पॉजिटिव बन रहा है और Cl नेगेटिव बन रहा है। अब ये इस तरह से कंबाइन कर देंगे। अब ये तो वीक बेस है इस टाइम, तो OH आयन जो है उनका नंबर क्या होगा बच्चों, लेस, कम बनेगा। कम बनेगा तो वहां पे H पॉजिटिव आयन बचे रहेंगे, बड़े रहेंगे। तो इसका मतलब वो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा ये वाला, इसमें H आयन ही पड़े रहेंगे। समझ आ रही है बात, ये प्लस H आयन भी रहेंगे इसमें, लग गया पता। तो H आयन रहेंगे तो वो क्या होगा, वो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक। सिमिलरली अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वीक एसिड है, तो उस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा, तो पता लग गया ना वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। उसको आप फिनोल्फिलीन से टेस्ट कर सकते हैं या लिटमस पेपर के साथ टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखें तो उसमें वो बेसिक रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, इसके आयन, अब ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, अब इसके आयन तो कंप्लीटली डिसोसिएट है, प्लस हमने लिया वीक एसिड CH3COOH। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या देगा तुम्हें, ये जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा आपके पास, इसका Na पॉजिटिव बन जाएगा, OH नेगेटिव, इसका ये बनेगा, तो ये बनेगा बच्चों CH3COONA, ठीक है, प्लस H2O। समझा की बात। तो बच्चों यहां पे क्या हुआ है इस केस में, अगर ये NaOH स्ट्रॉन्ग है तो इसमें ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ इसकी एसिड, ये कुछ जो है वो CH3OOH में टूटा है, कुछ बचा रहे। जैसे NaOH पता है ना कैसे होगी रिएक्शन, NaOH क्या करेगा बच्चों, टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है। और ये जो एसिड है CH3COOH, ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा बच्चों CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, एसिड है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये इसके साथ ऐसे रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट CH3COONA प्लस H2O। पर इस केस में ये स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे OH बचे रहेंगे, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन एक्स्ट्रा होंगे इस केस में, और ये जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा इसमें। क्लियर है। यानी कि हम कंक्लूजन निकालें कि जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में साल्ट और वाटर तो बनेंगे ही, पर उसमें बेसिक कैरेक्टर भी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है तो वो OH आयन वहां पे प्रेजेंट रहेंगे सोल्यूशन। समझाइए बात। सिमिलरली व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में कंबाइन करेंगे तो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो होगा उसमें साल्ट और वाटर और उसमें एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, उसमें H आयन पड़े रहेंगे। क्लियर है। तो बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हमारे पास क्या बन रहा था, बार बार क्या बन रहा था उसमें, साल्ट। साल्ट में बच्चों दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट होते हैं। अब ये ध्यान रखना हमने कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो एसिड से आ रहा है या बेस से आ रहा है, और जो नेगेटिव पार्ट है साल्ट का वो एसिड से आ रहा है या बेस से। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीज मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ हमेशा, ये रेड कलर जो है बच्चों एसिड के लिए रिप्रेजेंट किया। तो एसिड में जैसे हमने क्या था NaCl, ये साल्ट है ना हमारे पास, इस तरह से तुम उसको देख सकते हो। तो हमने HCl लिया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये Cl आया, ये नेगेटिव पार्ट, HCl क्या एसिड,
तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो नेगेटिव पार्ट होता है साल्ट का, जो साल्ट का नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा एसिड से आता है, और जो साल्ट का पॉजिटिव कैटायन होता है, पॉजिटिव जो है वो जो कैटायन होता है या पॉजिटिव पार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है, वो कहाँ से आती है? बेस से। क्लियर है? वो कहाँ से आ रही है? बेस से आती है बच्चों। साल्ट और वाटर की हमें पता लग गया क्या है। अब बोल रहा है कैन यू रिमेंबर हाउ टू न्यूट्रलाइज, तो मैं बता दिया। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं कि आपकी डेली यूज में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कितना रोल प्ले कर सकती है, करती है। तो बच्चों, तो इनको आपने याद रखना है। जो यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में होंगी, वो तुम्हें उनकी एप्लीकेशंस, उनका यूज पता होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि इनकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है, और ये डेली यूज की चीजें हैं, और इनका जो एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे अब हम सीखें डेली यूज क्या होता है बच्चों। देन फर्स्ट जो यूज है बच्चों, इसका फर्स्ट यूज क्या है? ट्रीटिंग अ बी स्टिंग विद सोप। तो बी स्टिंग, अगर आपको मधुमक्खी ने काट लिया, जो हनी बी है अगर उसने काट दिया, तो हनी बी का जो स्टिंग होता है बच्चों, उसमें क्या होता है? एसिड होता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। क्लियर है? जब उसने स्टिंग कर दिया, काट दिया आपको, तो वो एसिड आपके स्किन में या आपके उस बॉडी पार्ट में छोड़ देती है, और वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग होती है, पेन भी होती है। समझा ये बात? अब क्या करना है आपने? उसमें घर में पड़ा होता है ना साबुन, सोप, नहाने का साबुन है चाहे कपड़े धोने का साबुन है, उसको क्या करना है आपने? जहां पे स्टिंग किया हुआ है वहां पे उसको रब कर दो। क्योंकि जो सोप है वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है, एल्कालीन होता है। अगर आप उसको रब करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो जो एसिड, फॉर्मिक एसिड था, और जो सोप था, जो जिसमें की बेस था, वो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर और पेन से रिलीफ देगा। क्लियर है? देन सेकेंड एप्लीकेशन बच्चों, यूजिंग हेयर कंडीशनर आफ्टर शैम्पू। शैम्पू के बाद हम हेयर कंडीशनर यूज करते हैं। क्लियर है? शैम्पू के बाद क्या करेंगे बच्चों? हेयर कंडीशनर यूज करते हैं। तो शैम्पू का नेचर क्या होता है? जैसे हम शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू जो होता है वो वीकली बेसिक होता है, यानी कि उसमें वीक बेस रहेंगे। समझा रही बात? मीन्स वो एल्कलीन होता है नेचर में, बेसिक होता है नेचर में, पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, वीकली बेसिक होता है। अब जब हम उसको अपने हेयर में लगाते हैं तो वो क्या करता है? हेयर्स में अनमैनेजेबल ये जो हेयर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें सील्स बन जाते हैं। ठीक है? अब क्या करना होता है? अब आप वहां पे क्या लगाते हैं? हेयर कंडीशनर लगाते हैं। जो हेयर कंडीशनर है बच्चों, उसमें वो क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है। तो एसिडिक नेचर है। शैम्पू के बाद क्या लगाया आपने? हेयर कंडीशनर लगाएगा जो कि एसिडिक होता है, शैम्पू स्लाइटली बेसिक होता है, तो वो उसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो सेल्स बनती हैं वो बंद। समझा गया? देन नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन, ट्रीटिंग इंडाइजेशन विद एंटासिड। तो बच्चों आपने अवेयर होंगे आप इस टर्म से, एसिडिटी से। एसिडिटी मीन्स जब हमारा स्टमक में, पंडित पार्ट ऑफ स्टमक में एसिड की रिलीज होती है और वो न्यूट्रलाइज ना हो, तो वो क्या देगा? हमें बर्निंग सेंसेशन देगा, बर्निंग सेंसेशन देता है, और हमें जलन होती है इनके पेट में। तो उस केस में एसिड है वो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? बेस का यूज करते हैं, माइल्ड बेस का यूज करते हैं। तो जो बेस क्या होते हैं, जिनको एंटी एसिड बोलते हैं या एंटी एसिड बोल देते हैं, उनका यूज करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 भी मिलेगा बच्चों आपके पास, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये बच्चों क्या होते हैं? इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोल देते हैं, एंड दिस वन इज द बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा तो पड़ा ही रहता है घरों में। तो बेकिंग सोडा भी आप उस पेशेंट को जिसमें एसिडिटी हो रही है उसको देंगे तो दोबारा क्या हो जाएगी? वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, और उसको क्या मिलेगा? एक रिलीफ मिल जाएगा उससे। समझा रही बात? जो एसिड से बर्निंग सेंसेशन आ रही थी, उसकी जलन हो रही थी,
जो जिसको पेशेंट को वीकन से, तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, उससे साल्ट और वाटर ही बनना, तो रिलीफ मिलेगा। तो बच्चों थर्ड यूज, देन यूजिंग फ्लोराइड टूथपेस्ट टू प्रिवेंट कैविटी। बच्चों जो टूथपेस्ट होता है वो कैविटी को प्रिवेंट करता है, टूथ में जो कैविटी बनती है उनको प्रिवेंट करता है। मैंने डिस्कशन करी थी हमने, जो कैविटी बनती है बच्चों माउथ में क्या होता है, हमारे माउथ में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। क्या नाम है बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ में रहता है। ठीक है, तो जो हमारे पास दिन में तो सलाइवा उसको कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि सलाइवा में लाइजोजाइम होते हैं। ठीक है, सलाइवा में क्या होते हैं बच्चों, लाइजोजाइम। अब ये जो बैक्टीरिया है, जब हम सोते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ में ये एक्टिव हो जाता है बक्कल कैविटी में। माउथ नहीं बोलेंगे, माउथ तो अलग चीज हो जाती है, बक्कल कैविटी की बात करें तो ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होगा तो जो खाना हमारे दांतों में बच रहा होता है या ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनको भी ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और वहां से क्या करेगा, एसिड बनाएगा। एसिड बनता है इससे। ठीक है, एसिड बनेगा माउथ में एसिड बनेगा, तो वो एसिड क्या करेगा, वो कैविटी काउज कर देगा। क्या करेगा, कैविटी काउज। हम क्या कर रहे हैं उसमें एसिडिक इफेक्ट को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। जब हम बेस लगाएंगे उसमें तो एसिड जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझा की बात, और कैविटी नहीं बने। देन नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग लाइम फर्टिलाइजर इन सॉइल। जो बच्चों सॉइल होती है उसमें क्या होता है, ड्यू टू एसिड रेन, एसिड रेन हो रही है या कोई और काउज, एसिड रेन में इसका काउज ले रहा हूं, कोई और काउज भी हो सकता है। एसिड रेन होगी तो जो एसिडिटी जो है सॉइल की वो बढ़ जाएगी। सॉइल की एसिडिटी जो है वो जब बढ़ती है मीन्स पीएच वैल्यू तो घटेगी पर एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। समझाइएगा, तो उसमें जो है वो जो प्लांट हम अगर ग्रो करते हैं, प्लांटेशन करते हैं या तो कोई क्रॉप लगाते हैं, तो वो एसिडिक सॉइल में क्या होता है बच्चों, जो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन होती है वो नहीं हो पाती और प्लांट की ग्रोथ जो हो सही से नहीं होती। समझाइए, तो उस सॉइल को जो एसिडिक हो चुकी है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, लाइमस्टोन स्टोन से उसको ट्रीट किया जाता है, या लाइम का जो पाउडर है उसका भी यूज कर सकते हो तुम। समझा रही है बात, तो जैसे आप जो चुनने CaO है, ठीक है, उसको पानी के साथ मिला के लाइम वाटर बन जाएगा। लाइम वाटर उसकी अप्लाई कर दो, उसको फेंक दो, या तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट आपने यूज करना होता है उसमें, तो उसके चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट को क्रश कर लो, उसका छिड़काव कर दो, उसको फेंक दो, मिट्टी में मिला दो, तो वो क्या करेगा, ये बेस होता है CaCO3। समझा एक बात, और वो क्या करेगा उस चीज को, जो एसिडिक सॉइल की उसको न्यूट्रलाइज करेगा और उसकी पीएच जो है वो बढ़ा देगा। समझा, तो वो उस तरह से उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। देन क्लीनिंग मेटल्स विद रस्ट रिमूवर। तो मेटल्स को क्या करना है हमने, मेटल्स जो होती है जैसे हमारे पास आयरन मेटल है, या हम टिन की बात करें, टिन तो नहीं स्टील की बात करें, स्टील में आयरन होता है। जो स्टील के बर्तन होते हैं या आयरन के जो आर्टिकल होते हैं वीकन से, उनमें रस्ट लग जाता है। क्या लगता है बच्चों, रस्ट, तो उसमें रस्टिंग हो जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो रस्ट होता है ना आयरन ऑक्साइड, तो ये किसका नेचर क्या होता है बच्चों, बेसिक नेचर। क्या होता है, बेसिक नेचर। ये ध्यान रखना, रस्टिंग ऑफ आयरन हमने फर्स्ट यूनिट में कर रखी है डिटेल में, पर यहाँ पे ये पॉइंट दोबारा याद रखना कि जो आयरन ऑक्साइड होता है बच्चों, वो उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर होता है। अब उसमें हम सिंपल जो एसिड है, ये वीक एसिड है H3PO4, क्या है बच्चों, H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसका यूज करेंगे हम। ये वीक एसिड है, इसका यूज करते हैं हम, इससे इसको क्या करेंगे, ये बेसिक है, ये एसिड है, ये एसिड मिलाया हमने इसमें, तो ये जो रस था जो ब्राउन कलर का था वो कैसे हो जाएगा बच्चों, डार्क हो जाता है। कैसा हो जाएगा, डार्क कोटिंग बन जाएगी, फिर उस कोटिंग को हम आसानी से निकल जाती है कोटिंग। तो इससे जो आयरन या जो स्टील के जो आर्टिकल है उनको हम उससे रस्ट से उससे रिमूव किया जा सकता है, उसको क्लीन किया। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट
other example of we can say न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन यू थिंक ऑफ, क्या तुम इनके बारे में सोच सकते हो? तो बच्चों और भी एग्जांपल आप अपने आसपास ऑब्जर्व करके उनको ऑब्जर्व करो और देखो कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन कौन से कहाँ कहाँ हो रही हैं या कैसे हो सकती हैं, और अपना जो आंसर है वो आप ऐप पे अपलोड करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये जो लेक्चर है न्यूट्रलाइजेशन का ये आपको बहुत अच्छे से समझा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।